सोवियत यूनियन की एक B-59 सबमरीन सी में अमेरिका से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर पानी के अंदर छुपी हुई हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। तभी यूएस नेवी को मालूम पड़ गया और उन्होंने सबमरीन को ऊपर लाने के लिए छोटे बॉम्ब्स पानी के अंदर फेंके। सोवियत सबमरीन, जिसका हजारों किलोमीटर दूर हेडक्वार्टर से कॉन्ट्रैक्ट भी टूट चुका था, उसके कैप्टन को लगा कि जंग छिड़ गई है और अब न्यूक्लियर तौर पे डू मिसाइल फायर करने का वक्त आ चुका है। ये वो वक्त था जब यूएस और सोवियत के दरमियान टेंशन्स हद से ज्यादा बढ़ चुकी थीं और दोनों कंट्रीज के हजारों न्यूक्लियर डिजाइन्स सिर्फ एक बटन प्रेस की दूरी पर थे। सोवियत सबमरीन के कैप्टन अभी न्यूक्लियर मिसाइल का बटन दबाने ही वाले थे कि अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इस दुनिया को तबाह होने से बचा। नजरिन, यह वाकया इतिहास के उन 12 दिनों के दरमियान पेश आया था जब अमेरिका और सोवियत की कोल्ड वॉर काबू से बाहर हो रही थी। हुआ कुछ यूं था कि वर्ल्ड वॉर 2 में पूरी दुनिया ने हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर हमले के साइड इफेक्ट्स और अमेरिका की खतरनाक शक्ल भी देख ली थी। अमेरिका की पावर को अगर कोई टक्कर दे सकता था तो वह था सोवियत यूनियन, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के फौरन बाद सोवियत यूनियन वो दूसरी कंट्री थी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करने में कामयाब हो चुकी थी। उन्होंने कई न्यूक्लियर टेस्ट करके इनडायरेक्टली अमेरिका को इशारा दे दिया था कि हम जापान नहीं हैं जो हमलों के नतीजे में चुप करके बैठ जाएं। यह वह दौर था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वॉर चल रही थी। दोनों कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ अपने न्यूक्लियर वेपन्स को हर वक्त तैयार रखती थीं, फिर चाहे हमला जमीन से करना हो, हवा से या फिर समुद्र से। दुनिया को अच्छी तरह मालूम था कि दोनों में से अगर एक ने भी न्यूक्लियर अटैक में पहल की तो अगली कंट्री भी उसका जवाब न्यूक्लियर मिसाइल से ही देगी और इसके नतीजे में होने वाली तबाही जापान के न्यूक्लियर हमलों से काफी ज्यादा भयानक होगी। इतनी ज्यादा ऐसा माना जा रहा था कि शायद दुनिया में से इंसानों की 70% पॉपुलेशन इसकी नजर हो जाएगी। इन हमलों को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए अमेरिकन और सोवियत बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स हर वक्त हवा में रहते थे। उनकी न्यूक्लियर सबमरीन भी इंटरनेशनल वाटर्स में एक दूसरे से छुपकर सिर्फ एक इशारे का वेट करती थी। इसके अलावा अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स टर्की और इटली में भी इंस्टॉल कर दिए, क्योंकि यह दोनों कंट्रीज नेटो एलाई थी और सोवियत यूनियन के बॉर्डर से बहुत करीब भी थी। इससे अमेरिका की पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग हो गई, क्योंकि यहां से सोवियत यूनियन के वेस्टर्न पार्ट को अटैक करना मजीद आसान होगा। पर जब यह खबर सोवियत यूनियन को मिली तो उन्होंने भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अमेरिका के करीब इंस्टॉल करने का फैसला किया। इस काम के लिए सबसे बेस्ट स्पॉट और कोई नहीं बल्कि अमेरिका से सिर्फ 200 किलोमीटर साउंड ईस्ट में वाकई केवा आइलैंड था। उस वक्त केवा में प्रो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी जो अमेरिका को किसी भी सूरत हजम नहीं हो रही थी। अमेरिका की नजर में एक युवा सोवियत यूनियन का एलाई था, क्योंकि सोवियत यूनियन ही असल में कम्युनिज्म का गढ़ था। कम्युनिज्म का मतलब है कि सारे बिजनेसेस गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगे और सबको उसका इक्वल हिस्सा मिलेगा, यानी समाज में अमीर या गरीब जैसी क्लासेस नहीं बन पाएंगी। जबकि अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया में कैपिटलिस्ट सिस्टम चले, एक तरह की फ्री मार्केट हो, जो चाहे बिजनेस करे और अपना प्रॉफिट जनरेट करे। अमेरिका अपने बराबर में क्यूबा पर हमला करके वहां भी कैपिटलिस्ट निजाम लाना चाहता था, लेकिन क्यूबन प्रेसिडेंट फेडल कैस्ट्रो को सोवियत यूनियन की सपोर्ट हासिल थी, जो क्यूबा को वेपन्स भी सप्लाई किया करते थे। पर क्यूबा के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने की आड़ में सोवियत यूनियन कुछ और ही सोच रहा था। उस वक्त के सोवियत प्रेसिडेंट निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबन प्रेसिडेंट फिडेल कैस्ट्रो के साथ एक सीक्रेट डील क्रैक की, जिसमें यह तय पाया कि सोवियत यूनियन अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स आईसीबीएम क्यूबा में इंस्टॉल करेगा और इसके बदले में वह क्यूबा को अमेरिका के हमले से भी बच जाएगा। लेकिन इसका दूसरा फायदा यह था कि इस बहाने अब सोवियत न्यूक्लियर वॉर हेड साउथ अमेरिकन रीजन को भी आसानी से हिट कर सकेंगे। इस डील की किसी को कानो कान खबर तक नहीं पड़ी और सोवियत यूनियन ने टॉप सीक्रेट अंदाज में अपने आईसीबीएम क्यूबा की मुख्तलिफ लोकेशंस पर इंस्टॉल करना शुरू कर दिए। पर यह खबर अफवाह बनकर पूरे अमेरिका में फैल चुकी थी।
लोगों में खौफो हीरंस फैल गया कि फ्लोरिडा से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर क्यूबा में सोवियत न्यूक्लियर मिसाइल्स इंस्टॉल किए जा चुके हैं। व्हाइट हाउस ने इन तमाम खबरों की तरदीद की और 1962 के स्टेट इलेक्शन कैंपेन के दौरान लोगों को यह यकीन दिलाया गया कि ये तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। पर इसकी सच्चाई जानने की खोज में यूएस एयरफोर्स के U-2 इंस्पायरिंग को इस्तेमाल किया गया। इस पाए प्लान ने क्यूबा आइलैंड के ऊपर से तस्वीरें कैप्चर की, जिनमें साफ साफ मीडियम रेंज R-12 और इंटरमीडिएट रेंज R-14 बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटीज को देखा गया। ये फोटोग्राफ्स इस बात को साबित करने के लिए काफी थीं कि सोवियत यूनियन अमेरिका के साउथ ईस्ट पार्ट के खिलाफ घेरा तंग कर चुका है। ये खबर अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैंडी पर बिजली बनकर गिरी और उन्होंने के ऊपर अमेरिका को वैसे ही बहुत गुस्सा था को सबक सिखाने के लिए वहां एयर स्ट्राइक्स करने का फैसला किया। प्लान ये था कि एयर स्ट्राइक्स करके पहले सोवियत आईसीबीएम को डिस्ट्रॉय किया जाएगा और फिर फुल फोर्स के साथ क्यूबा पर कब्जा कर लिया जाएगा, जो कि एक काफी पहले से ड्यू था। अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये प्लान असल में वर्ल्ड वॉर 3 को दावत देने के बराबर था, क्योंकि क्यूबा में सोवियत मिसाइल्स पर हमला असल में सोवियत यूनियन पर हमला कंसिडर किया जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो दोनों तरफ से न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाएगी, जिसको फिर कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं होगी। दूसरी तरफ जब सोवियत यूनियन को अमेरिका के इरादों का पता चला तो उन्होंने हमले का जवाब देने के लिए अपनी कमर कस ली। इस तैयारी में एक सोवियत B-59 न्यूक्लियर सबमरीन भी थी, जिसका जिक्र इस वीडियो की शुरुआत में किया गया था। इसको क्यूबा के करीब कैरिबियन सी की गहराई में छुपे रहने का ऑर्डर मिला था। सबमरीन के क्रू को फुल अथॉरिटी थी कि अगर जंग छिड़ जाए तो न्यूक्लियर टॉर्पेडो मिसाइल लॉन्च करने के लिए मॉस्को से परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है। यह यूएस नेवी की नजर से छुपकर पानी की इतनी गहराई में जा चुकी थी कि इनका मॉस्को से रेडियो कांटेक्ट भी टूट चुका था। लगे हाथ यूएस नेवी को भी सोवियत सबमरीन के कैरिबियन में होने का शक हो गया। उन्होंने उस लोकेशन में छोटे छोटे बॉम्ब्स फेंककर सबमरीन को इशारा दिया कि वो ऊपर आकर अपनी आइडेंटिफिकेशन करवाएं। यूएस नेवी के जाने से फेंके गए ये बॉम्ब्स असल में सिग्नलिंग डेप्थ चार्जेस थे। ये एंटी सबमरीन वेपन होता है जो अगर उसके करीब फटे तो पूरी सबमरीन को भी तबाह कर सकता है। सोवियत B-59 के अंदर मौजूद कैप्टन, जिनका वैसे ही मॉस्को से कांटेक्ट टूट चुका था, उन्होंने समझा कि शायद जंग छिड़ की है और अब न्यूक्लियर टॉर्पीडो मिसाइल फायर करने का वक्त आ चुका है। बेशक क्रू को फुल अथॉरिटी तो थी, लेकिन न्यूक्लियर का बटन प्रेस करने से पहले सबमरीन में मौजूद तीनों ऑफिसर्स की रजामंदी बहुत जरूरी थी। 3 में से 2 ऑफिसर्स इस हक में थे कि न्यूक्लियर टॉर्पीडो मिसाइल फायर कर देना चाहिए, जबकि एक ऑफिसर इस हमले के हक में नहीं थे। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीली आर्चिपॉव थे तो B-59 के सेकंड इन कमांड, लेकिन उन्होंने बाकी दोनों ऑफिसर्स के खिलाफ जाने का फैसला किया और इसी बीच इन तीनों में बहस छिड़ गई। RKPERF का कहना था कि न्यूक्लियर मिसाइल फायर करना बहुत रिस्की है, जबकि उनके पास जंग इस स्टार्ट होने की कोई कॉन्फर्मेशन भी नहीं है। कई मिनटों तक ये बहस चलती रही और उसके बाद फैसला हुआ कि B-59 को सरफेस पर ले जाकर पहले मॉस्को से कांटेक्ट बहाल किया जाए ताकि असल सिचुएशन का अंदाजा लग सके। जिस वक्त B-59 सबमरीन में यह सारा वाक्य चल रहा था, उसी वक्त इस भरती हुई टेंशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए रशियन और अमेरिकन प्रेसिडेंट की मीटिंग हुई, जिसमें यह तय पाया कि सोवियत क्यूबा से अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स वापस तो मंगा लेगा, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर के बाद में अमेरिका क्यूबा पर कब्जा नहीं करेगा। यह तो डील थी जो पब्लिक के सामने रखी गई, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि अमेरिका ने चुपके से इस बात पर भी हामी भर ली थी कि वो इटली और टर्की से भी अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स को हटाएंगे। 12 दिनों तक चलने वाली इस टेंशन को आज दुनिया के ऊपर मिसाइल क्राइसिस के नाम से जानती है। इन 12 दिनों तक टेंशन्स इतनी ज्यादा बढ़ गई थीं कि दोनों कंट्रीज ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल स्पेस तक भेज दिए थे, जिसका मतलब था कि अगर हम बच गए और वॉर स्टार्ट नहीं हुई तो इन मिसाइल्स को स्पेस में ही भाड़ दिया जाएगा, और अगर हम नहीं बचे तो यह मिसाइल सीधा अपने टारगेट पर आकर गिरेंगे।
लेकिन क्योंकि ये क्राइसिस अब खत्म हो चुका था, तो इन न्यूक्लियर मिसाइल्स को स्पेस में ही भाड़ दिया गया। उधर B-59 सबमरीन जब कार्बन के सरफेस पर पहुंची, तो उन्होंने मॉस्को से कांटेक्ट किया, जिस पर उनको वापस सोवियत यूनियन जाने का ऑर्डर दिया गया। हिस्टोरियंस का मानना है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीली आर्चिपॉव दुनिया के वो शख्स रहे हैं जिनके इस तारीख सास फैसले की वजह से ही आज हम दुनिया में जी पा रहे हैं। वरना यह न्यूक्लियर वॉर इतनी क्षति होती कि शायद इस दुनिया में इंसानों का नाम और निशान भी नहीं रहता। उम्मीद है इस MTV की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।